नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट, और आज हमारे साथ मौजूद है जो पैनलिस्ट, उनसे हम चर्चा करेंगे देश में बढ़ रहे कोरोना के स्तर को लेकर। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह से होली का त्योहार आया जिसमें सतर्कता बरतनी थी, उसमें किस तरह से लापरवाही की गई, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। तो क्या लोग इतनी लापरवाही किस वजह से कर रहे हैं, और जिस तरह से जो गाइडलाइन दी गई थी होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई करी, आज उस पर भी चर्चा होगी। और बड़ा सवाल यही है कि क्या लोग बेखबर हो गए हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी। पहले इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं करूंगी प्राइम डिबेट का आगाज। कोरोना को जहां हम लोग एक तरफ भुला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना इंसानी जिंदगी में दबे पांव एक बार फिर प्रवेश कर रहा था। वैक्सीन के आने के बाद देश में बढ़ती लापरवाही भी कोरोना के मामले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में से 8 महाराष्ट्र से हैं और दिल्ली भी एक जिले के रूप में इस सूची में शामिल है। केंद्र ने ऐसे में सभी राज्यों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन कवरेज 100% तक करने को कहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 संबंधी स्थिति बद से बदतर हो रही है। पिछले कुछ सप्ताह में खासकर कुछ राज्यों में यह एक बड़ी चिंता का विषय है। किसी भी राज्य, देश के किसी भी हिस्से या जिले को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में बहुत लोगों को लगता है कि कोविड वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, अब सब ठीक हो गया है, यानी लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 20 लाख बेड बनाए गए हैं। भारत सरकार सभी केस को गहराई से देख रही है। पिछले हफ्ते 47 जिलों के साथ मीटिंग हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते पहले ही इसकी घोषणा की थी। एक समय था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी यहीं हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 27,918 नए मामले सामने आए। राज्य में किसी एक दिन में सर्वाधिक मामले 2 दिन पहले सामने आए थे, जब 40,414 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वहीं संक्रमण से और 139 मरीजों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 54,422 पहुंच गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले अब डराने लगे हैं। सरकार ने कहा है कि अब लापरवाही नहीं बल्कि सख्ती बरते। अब देखना ये होगा कि देश में बेलगाम होते इस वायरस को आखिर केंद्र सरकार कैसे लगाम लगा पाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से
कोरोना बेलगाम हो गया है, लेकिन लोग भी अपनी लगाम कसने में कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज घर नहीं कर पा रही है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। इस पर आज हम डिबेट करने वाले हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जो पैनल मौजूद है, फिलहाल तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी मौजूद हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी मौजूद हैं। इसके आगे हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पंकज जी पर जाना चाहूंगी। और पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह कोरोना बेलगाम है लेकिन लोग अपनी लगाम नहीं कस पा रहे, लगातार गाइडलाइन सामने आ रही है कि आपको तमाम चीजों को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक, लेकिन लोग इस चीज को लेकर बिल्कुल एकदम बेखबर है। कहीं ना कहीं या तो वो इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि वो उसको समझ नहीं पा रहे, या वो समझना चाहते ही नहीं है कि कोरोना गया नहीं है। बिल्कुल कीर्ति जी, देखिए जब से ये कोरोना आया है, लास्ट ईयर 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश में, और उसके बाद से अनलॉक की प्रक्रिया जून से शुरू हुई और धीरे धीरे अब सब चीज़ें सामान्य होते हुए कोरोना की वैक्सीन भी आ गई और वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हो गया और तमाम चीज़ें हो गई। अब अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन आम जनमानस जो है अभी भी मतलब इसको बहुत नकारात्मक तरीके से, मतलब बहुत ही लापरवाही बरत रहा है, जिसका नतीजा है कि आज कोरोना का ग्राफ पूरे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तो बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र का अगर ले लें तो महाराष्ट्र के 8 से 10 जिले सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस वहाँ निकल रहे हैं, लेकिन पब्लिक इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप चाहे अपने प्रदेश की बात ले लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोगों में सर्वाधिक लापरवाही है। इसके चलते कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वैक्सीन आने के बाद भी बहुत से लोगों ने, देखिए, वैक्सीनेशन कराना भी उचित नहीं समझा। सरकार ने 60 साल के ऊपर वालों को कहा था कि आप ले जाएं, उनके परिवारजन उनको ले जाएं, उनका वैक्सीनेशन कराएं। फिर जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था उसने तो लगवाया ही, और मिलिट्री फोर्सेज और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज उन लोगों ने लगवाया। लेकिन जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर हैं, उसमें भी उनके भी जो घर वाले हैं, उनके भी जो परिजन हैं, उन्होंने भी उसको नहीं लगवाया। उसके बाद सरकार ने एक गाइडलाइन लाई कि 50 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी, लेकिन लोगों ने बहुत लापरवाही बरतना शुरू किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं कीर्ति जी कि सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि कई राज्यों में 10%, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, कई राज्यों में 10% तक वैक्सीन बर्बाद हो गई, मतलब वैक्सीन रख के खराब हो गई। तो इस बात पे भी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे आपत्ति जाहिर की। तब उसके बाद लोगों ने जागरूकता दिखाई, मतलब 8 से 10% वैक्सीनें जो यहाँ रखी हुई थी स्टोरेज में वो बर्बाद हो गई, मतलब वो लगी नहीं और उसके बाद वो या तो ठीक से उसका रख रखाव नहीं हुआ, वो खराब हो गई। तो ये भी एक बड़ा गंभीर समस्या रही। लेकिन अब पब्लिक जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है और मास्क नहीं लगा रही है, सैनिटाइजेशन नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ों से कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय देखिए 62,000 केस अभी तक रजिस्टर्ड किए गए थे पूरे भारत में, लेकिन होली के बाद जिस तरह से लॉकडाउन महाराष्ट्र में भी लगा और पब्लिक के ऊपर थोड़ा कड़ाई बढ़ती गई, उसका नतीजा है कि केसों में गिरावट भी आई। आज 56,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं कल के दिन में। 56,000 केस, मतलब 7-8 करीब 6 से 7,000 केस की गिरावट आई। नहीं पंकज जी, लेकिन लगातार तो होली का त्योहार के उसके बाद लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन अभी 62,000 थे, 62,000 से 56,000 नहीं, वो आपका कहना ठीक है, 15 से 20 केसेस पॉजिटिव वो आए हैं आपका कहना ठीक है। लेकिन देखिए पूरे देश का अगर आंकड़ा लें तो 6,000 केस की कड़ाई होने का नतीजा रहा कि देखिए फर्क पड़ा। तो पब्लिक को देखिए अवेयर होना पड़ेगा। सरकार सबके पीछे पड़ के सबको, देखिए सरकार सबको अवेयर कर सकती है, जागरूक कर सकती है। वैक्सीन बन गई भारत में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सरकार सबको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रही है। 5 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सवाल इसीलिए यही है ना कि क्या लोगों का सब्र उन 1 साल में टूट गया है कि वो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे कि कोरोना अभी भी मौजूद है। देखिए लोगों का है क्या कि देखिए जब से वैक्सीन आई है कि लोगों को एक ये चीज आ गई कि अगर कोरोना से हम संक्रमित होते हैं या कुछ भी होता है तो हम वैक्सीन लगवा लेंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये आम जनमानस में एक ओपिनियन बन गई है। तो इस ओपिनियन को, इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसमें अगर मास्क लगाना ही है तो उसमें क्या बुराई है, आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन आम जनमानस सर्वाधिक लापरवाही बरतने के कारण कोरोना बढ़ा है। अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, प्रिकॉशनरी मेजर लेना शुरू कर देंगे, तो निश्चित समझ लीजिए ये आंकड़े बहुत नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है
आप पंकज जी जो कह रहे हैं उसका जवाब मैं जरा दिलीप जी से लेना चाहूंगी। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, पंकज जी जो ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो जनमानस की है, उनको मास्क लगाना चाहिए, जो लेकिन ये जो चुनावी रंग चढ़ा हुआ है, जहां पर कहीं पे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, असम के हो या फिर आप पश्चिम बंगाल के आप देख लीजिए, जिस तरह से भीड़ उमड़ती है, जन सैलाब जिस तरह से रैलियों में उमड़ता है, उससे कोरोना कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। कीर्ति जी, अगर मैं सरकार की सरकारी जिम्मेदारियों की बात करूं तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से कर रही है। वैक्सीन उसको बनाना था, उसने बना दिया। लोगों में जागरूकता फैलानी थी, जागरूकता पूरी तरीके से फैला दी गई है। और हर आदमी आज की डेट में जानता है कि कोरोना है और कोरोना कैसे बढ़ेगा और कैसे रुकेगा, ये भी सबको पता है। अब यहाँ पर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं हम जनमानस की, कि हम अपना एहतियात कैसे बरतें कि ये नंबर बढ़ने ना पाए। भीड़ में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सारे काम करने हैं। लेकिन सरकार गाइडलाइंस देने के बावजूद भी उसका उल्लंघन सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उन पंचायत चुनाव को लेकर के जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में तो सरकार का ही आह्वान हो रहा है ना। बिल्कुल। और पब्लिक इन जनरल नहीं जाएगी, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसके लिए तो मैंडेट है वहां पर जाना। वो कैसे मना कर सकता है कि हम पार्टी की रैली में नहीं जाएंगे। तो पार्टी की रैली, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी ही तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है, और अगर वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से कोरोना फैल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो वहां से कोरोना लेकर के जाएंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वहां उसके वायरस को फैलाएंगे। और ये वायरस टच से ही बढ़ रहा है, क्राउड से ही बढ़ रहा है। कुंभ का मेला चल रहा है। आज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो कुंभ मेले में जा सकते हैं। अब आप देखिए कि बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो चुका है लेकिन उनको फिर से कोरोना हो गया है। दिलीप जी, सवाल तो यही उठता है ना कि आप तो ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो कुंभ मेले में जा सकते हैं, लेकिन जब एसजीपीजीआई के डायरेक्टर, उनकी वाइफ आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोना पॉजिटिव आ जाती है, दोनों डोज लगने के बावजूद, तो सवाल तो फिर भी वहीं पे आ जाता है ना कि कितनी, इसको लेकर हम कितने ज्यादा अभी एश्योर हो चुके हैं कि नहीं वैक्सीन लग चुकी है तो कोरोना का खतरा नहीं है। नहीं, देखिए, वैक्सीन एक चीज और है कीर्ति जी, ये जो वैक्सीन आई है, ये वैक्सीन उस कोरोना के लिए आई है जो फर्स्ट फेज में आया था। अभी जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर डॉक्टर आपके पैनल में भी जुड़ेंगे, आप उनसे भी पूछिएगा कि ये जो कोरोना आया है ये चेंजिंग नेचर का, ये दूसरे नेचर का है। तो इस कोरोना के ऊपर ये वैक्सीन असर करेगी कि नहीं करेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। गारंटी ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस का नेचर पहले वायरस से एकदम चेंज है। तो जब नेचर चेंज है तो जाहिर सी बात है कि वो दवाई उस पर असर नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए, हम सरकार को दोष दें या ना दें, कुल मिलाकर के हम यहाँ पर हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हमको अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, तो हमें अपने आप को सेव करना पड़ेगा। सरकार की रैलियां हो रही हैं, होने दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना मजबूरी है, लेकिन आम जनमानस को जाना मजबूरी नहीं है। वोट डालना, अगर वैसे तो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी देखिए, मैं थोड़ी देर पहले की ये न्यूज है कि महाराष्ट्र में 94,000 केसेस में 71,000 लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं पाया गया जी। और ये जो दूसरा स्ट्रेन आया है उसकी यही खासियत है कि इसमें ना फीवर हो रहा है, ना कुछ नोजल में प्रॉब्लम हो रही है, इससे वो सीधे आपके लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा है और उस स्टेज पे इन्फेक्ट कर रहा है कि एकदम से मौत हो जा रही है। अभी लखनऊ में ही थोड़े दिन पहले एक पत्रकार, 3-4 दिन पहले, प्रमोद जी भी पंकज जी भी जानते होंगे, प्रमोद श्रीवास्तव, 3 दिन पहले उनको कोरोना हुआ, एडमिट हुए और लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब इतना हाई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर्स की या हमारे मेडिकल की जो भी तैयारियां हैं वो पहले वाले वायरस को लेकर के हैं, दूसरे वायरस का नेचर एकदम चेंज है। तो इससे इसको अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका कीर्ति जी यही है कि हमें सावधानी बरतनी है, हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ धोना है, हमें सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है और हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग को अवॉइड किया जाए। लेकिन दिलीप जी, फिर यही है ना कि अभी अगर जिला पंचायत चुनाव है, हालांकि उसमें
तमाम चीज़ों के सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की हिदायत दी गई है और जो भी अधिकारी वहां पर तैनात रहेंगे उन्हें ये चीज़ कही गई है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि जो जिस तरह से हमने अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव देखे, सोशल डिस्टेंसिंग थी लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा सतर्कता बहुत जगह पे नहीं दिखाई दी जब चुनाव हो रहे थे। रैलियां देखी हमने, उस दौरान भी नहीं दिखाया। आपने जैसे बोला कि कार्यकर्ताओं की मैंडेटरी होने जाना है, लेकिन हम जनमानस को भी तो भीड़ हम खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं कि जब तक भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हमारी रैली में इतने लोग आए हैं, तो वो वाहवाही हम नहीं लूट सकते हैं। तो वो वाहवाही लूटने के लिए जब लोगों का जन सैलाब इकट्ठा करवाया जाता है जबरदस्ती, तो उसको भी तो आप नहीं झुटला सकते ना। नहीं झुटला सकता। मैं कहता रहा हूँ कि सरकार एक तरीके से दो पार्ट पे सरकार काम कर रही है। एज ए गवर्नमेंट वो लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, आपको मासेस से दूर रहना है। बट एज ए पार्टी दोनों में फर्क समझिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ पर सरकार की बात पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान रही है। ये जो भीड़ इकट्ठा करी जा रही है सरकार नहीं कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी पे सरकार का प्रेशर क्यों नहीं चल रहा है, ये सरकार की बात पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं माननी है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन दिलीप जी, वो काम चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, घूम फिर कर तो आप आ तो सरकार की ही गाइडलाइंस पे रहे ना, कि उन्हें उस कड़ाई से उस गाइडलाइन को, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कोरोना की डिबेट करी तो मेरा यही मानना था कि हमें ट्रैकिंग टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ, अगर वैक्सीनेट की तो बात बाद में आती है, आप जबरदस्ती घर में जाके, जैसे हमारे भाजपा की ये नेत्री आई थी उन्होंने कहा हम घर पे जाके वैक्सीनेशन जबरदस्ती नहीं दे सकते, लेकिन आप टेस्टिंग तो जबरदस्ती कर सकते हैं ना। अब अपनी ट्रैकिंग और टेस्टिंग को तो बढ़ा सकते हैं। कीर्ति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भाजपा की मैडम का आप नाम ले रही हैं यहाँ पर, उनको सबसे पहले ये चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की चीजें हो रही हैं, जो गैदरिंग हो रही है, इनको बंद करा दें। और ये बंद कराना सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है, दूसरा कोई नहीं करेगा। पब्लिक अपने आप से अगर मान सकती होती तो अब तक मान जाती। हमारे यहाँ देश में क्या है कि हमारी संसद हमसे चाहती है कि हम लॉ अबाइडिंग बन जाएं, बट वी आर एक्चुअली नॉट लॉ अबाइडिंग। हमको जब तक कानून का डंडा नहीं पड़ता है तब तक हम किसी चीज की अवॉइडेंस करते नहीं है, वो चाहे हमारे लिए खतरा ही क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए जानलेवा ही क्यों ना हो, बट हम नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी है। पिछले लॉकडाउन के बाद जो स्लो डाउन रहा उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का व्यापार अभी भी उस रफ्तार पे नहीं आ पाया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बाहर निकलना मजबूरी है। अब आप सब्जी मंडी में अगर जाएंगे तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों को पास बैठना वहां की मजबूरी है और सब्जी खरीदना हमारी मजबूरी है। हम कितनी भी भीड़ को अवॉइड करना चाहेंगे तो भी वहां पर भीड़ अवॉइड नहीं हो सकती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है, लग गई तो हम बिना मास्क के भी निकल सकते हैं, तो मन में डर पैदा हो जाता है। नहीं, वैक्सीन तो कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा ना, वैक्सीन अब जो कोरोना है उसका नेचर चेंज हो गया है, उसके ऊपर वो वैक्सीन असर ही नहीं कर रही है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो वैक्सीन लग जाने से आप सेफ हो गए, इस बात की गारंटी नहीं है। आप अपने मन को तसल्ली दे लें। वो गालिब का जो शेर है कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कि हमें वैक्सीन लग गई है और अब हम सेफ हो गए हैं। अब तो ये कई सारे इंसिडेंसेस आ गए ना, जब पीजीआई के डायरेक्टर को हो सकता है तो फिर तो किसी को भी हो सकता है। उन्होंने तो सारे प्रिकॉशंस लिए होंगे, तो मेडिकली वेल वर्स्ड इंसान है, उनको तो पता भी होगा कि हाँ वैक्सीन लेने से मैं कितना सेफ हूँ, कितना नहीं सेफ हूँ। तो ये आम पब्लिक को यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कॉमन प्रूडेंस की बात है। आम पब्लिक को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। सरकार क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, सरकार के पास आखिरी में कुछ नहीं बचेगा तो वो लॉकडाउन लगा देगी। लेकिन लॉकडाउन भी लग जाएगा तो भी लोग हल्ला मचाने लगेंगे कि फिर से व्यापार डूब गया, फिर से स्लो डाउन हो गया, फिर से इकोनॉमी डूब रही है, फिर से भूखमरी आएगी, फिर से लोग खाना कैसे खाएंगे, फिर लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए कुछ जगह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है इसी डर के मारे। अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी जहां पर लोगों ने राशन स्टॉक करना शुरू कर दिया कि शायद फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो लॉकडाउन ना लगाना भी सरकार की मजबूरी है, क्योंकि लॉकडाउन लगा देने से फिर पूरी की पूरी चीजें अस्थिर हो जाएगी। जो लोगों की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ पाई है वो फिर से गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, तो वो देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमारी भी ये सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कीर्ति जी, कि हम इन चीजों को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं हम करें। थोड़े दिन हम कोई भी प्रोग्राम ना करें या कोई भी सोशल गैदरिंग ना करें। जैसे होली में इस बार बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हुए हैं, बहुत, मतलब मैं पर्सनली बहुत सारे उसके बावजूद भी हमने भीड़ देखी
और महाराष्ट्र में भीड़ जहां तो देखिए, मैं सबसे ज्यादा है वहां तो अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने पुलिस वालों से झड़प की कि हमें होली मनानी है। इस तरह का भी खबरें सामने आई। ये तो आदमी की गलती है ना, ये मैं कह रहा हूँ। इसके लिए सरकार क्या करेगी? पुलिस रोक रही है, आदमी पुलिस से झगड़ा कर ले रहा है, पुलिस अगर मार देगी नहीं, तभी तो वहां मैं कह रही पुलिस हूँ की कि क्या बुराई होना एक शुरू हो साल में जाएगी। वो सब्र कहीं ना कहीं लोगों का टूट चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मनोज गोविला भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ प्राइम डिबेट में। तो मैं मनोज जी पर भी जाती हूँ, आप पर आऊंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इतनी जानकारी देने के लिए। मनोज जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है लोगों का सब्र टूट गया है? और जिस तरह से ये नया वेरिएंट जो आया है, अभी तो फिलहाल तो ये शायद तक पीक पर भी नहीं पहुंचा है। जो परिस्थिति अभी है, अगर ये पीक पर पहुंचेगा तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी परिस्थितियां और बिगड़ सकती है और भयावह हो सकती है। तो आपका क्या कहना है इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, अगर अपनी याददाश्त पर आप और सब लोग जोर डालें तो शुरू से ये कहा गया है कि ये जो कोरोना है ये रहने वाला है और इसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं और होते रहेंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा है वो जो हिंदुस्तान में जो वेरिएंट है वो उसका अपना अलग वेरिएंट है। बाकी जो विदेश में है वो हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में वेरिएंट एक देखा गया है वो ख़ास तौर से केरला, महाराष्ट्र वगैरह में है। तो इस चीज़ के लिए, इस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि इंसान को, सबको एक अपने आप जागरूकता लानी चाहिए। और इसके साथ ही मैं शासन प्रशासन को भी इस चीज़ के लिए कहूँगा कि वो भी जो कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, ख़ासतौर से अब इलेक्शंस वगैरह जगह जगह हो रहे हैं, तो वहाँ पर इकट्ठा भीड़ न होने पाए। अब त्यौहार होली का हुआ, आगे आगे रमज़ान भी आएगा, सब आएगा। इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो डॉक्टर्स जो हैं वो शुरू से ही इस बात को कहते आए हैं और मैं ये जनता को आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का स्ट्रेन है। इसमें कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आते ही नहीं हैं और टेस्ट भी नेगेटिव होता है और ये सीधे फेफड़ों पर असर करता है और बहुत जल्दी जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह राइज होते हैं। तो इसलिए बार बार सबसे यही कहा जा रहा है और हम यही बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ मास्क, सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़ से दूर रखें अपने आप को, अपने परिवार को। कहीं पर भी अनावश्यक न जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जाएं, पूरे बचाव, पूरे एहतियात के साथ जाएं। वैक्सीन 45 से उम्र के ऊपर से 1 तारीख से कल से लगना शुरू है, सब लोग लगवाएं। वैक्सीन से बचाव 100% नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन मनोज जी, लेकिन मैं पूरी कर लीजिए, लेकिन इससे जो इंटेंसिटी है वो डेफिनेटली कम होगी, परसेंटेज कम होगा। इससे आपका बचाव है, बहुत है। लेकिन ये कहें कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया या मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, या मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, अभी दिलीप जी से भी मेरी इसी विषय पर बात हो रही थी वैक्सीन को लेकर। तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कोरोना वेरिएंट चेंज हो रहा है, कोरोना अपने रूप बदल रहा है, तो वैक्सीन तो हमने कोविड-19 को लेकर लगाई थी। जो कोविड-19 में जब हम लोग के सामने जो कोरोना वायरस आया था, अब नया वेरिएंट आ गया है, दूसरा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो हम कहाँ तक एश्योर है कि जो दूसरा वेरिएंट आया है उस पर ये वैक्सीन भी उतनी ही कारगर है? क्योंकि आप जैसा भी बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट इफेक्ट आपके लंग्स पर कर रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। तो विदाउट सिम्टम्स जब ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो ये कितना वैक्सीन इसमें कितनी काट दे रही है कोरोना को? देखिए, जो है हमारे पास, हमको उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको एहतियात की तरह लगवाना चाहिए। उसमें इफ एंड बट्स लेकर आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भाई, ये भी जो वैक्सीन है वो भी अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है। बिल्कुल। इसमें भी इनएक्टिवेटेड पार्टिकल वायरस के हैं
अब वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्या इंसान के अंदर करता है, ये किसी को नहीं बता सकते आप। तो इसलिए ये कहना कि कितना, ये डिबेट का विषय नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, डिबेट नहीं, सिर्फ मैं नॉलेज के लिए पूछ रही थी इसको लेकर कि आप किस तरह से इस पर। अब देखिए, नया वेरिएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब उसके ऊपर ये जो हमारे वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इनके ट्रायल्स होंगे। और अभी भी इमरजेंसी वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरे ट्रायल्स पूरे विदेश में किसी भी वैक्सीन के पूरे नहीं हुए हैं जिस तरह से होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है WHO का है, हिंदुस्तान का है, सबका वो नहीं है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि साहब SGPGI के डायरेक्टर साहब को दोनों डोज लगवाने के बाद हो गया, तो उसका एक अंतराल होता है। और ये जो नया वेरिएंट है ये इम्यूनिटी को बाईपास करता है, यानी कि आप अगर इम्यून है उसको भी बाईपास कर जाएगा। केवल इलाज, न्यूट्रिशन, अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जो एहतियात पहले बताए गए हैं वही एहतियात बराबर सरकार कहती रही, डॉक्टर्स कहते रहे, आज भी करिए। ये क्यों ऐसी सिचुएशन आई है, आप ये देखिए क्यों आई है। लोगों मस्त हो गए कि साहब ग्राफ कम हो रहा है। ग्राफ कम हो रहा है डॉक्टर की मेहनत से, शासन प्रशासन की शक्ति से, उनके अपने जो स्वास्थ्य के जो डिफरेंट तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, सब सारी सुविधाएं मुहैया कराई, उस वजह से कम हुआ है। वायरस तो आज भी मौजूद है हर जगह। जहां ये चीज़ हुई आप देख लीजिए, जहां कहीं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जगह जगह लिखा होता है। आप इस सब चीज़ों पर आप डिबेट कर रहे हैं। डिबेट तो इस पर होना चाहिए। सब चीज़ें मैं तो समझता हूं कि जगह जगह नुक्कड़ नाटक टाइप के होने चाहिए। हम लोगों को वहां जाकर करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे का। मैं तो जहां कहीं भी जाता हूँ मास्क लगाना, हमारा मास्क भी लगाइए। ये चर्चा करने का विषय मनोज जी यही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस फैला सके कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और जो लोग इससे बेखबर हो के ये सोच रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लग सकता क्योंकि GDP डाउन हो गई तो सरकार लॉकडाउन पर जोर नहीं दे सकती है, तो ये इस तरह से एक कहीं ना कहीं लोगों के मेंटालिटी ये बन चुकी है कि कोरोना, तो ये भी आता है कि वायरस कभी मरता नहीं है, ये भी एक वेरिएंट होता है। शायद अगर मैं गलत ना बोल रही हूँ तो वायरस की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो कभी मरता ही नहीं है। तो अगर हम ये सोच के बैठे कि वायरस कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो मल्टीप्लाई करता है। देखिए, उसके अपने म्यूटेशंस होते हैं। जैसे हमारा इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, पहले हम लोगों को था, अब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। हर चीज़ में एवोल्यूशन होता है, वैसे ही उसमें भी है अपने अपने तरीके। और एक नई चीज़ है, उसके बारे में रिसर्च चल रही है। देखिए, आज भी उसके बारे में कोई 100% नहीं कहता वो यही है, या इसका यही सिम्टम है, या इसका यही इलाज है। आज भी पूरे संसार में कोई नहीं डेफिनेटली कह सकता। हर बार कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर आती है। हर बार कोई ना कोई कुछ इलाज कर रहा है, कोई कुछ इलाज कर रहा है, कोई कुछ इलाज कर रहा है। हमें तो मरीज को ठीक करना है, चाहे किसी भी तरीके से करें। कि भाई 10 लोगों ने करा, अरे भाई ये इलाज नहीं काम आ रहा है, उन्होंने डिस्कस किया, उनका ये ट्राई कर लो। तो इसका केवल इलाज केवल यही है, इंसान को खुद जागरूक होना चाहिए। और जितनी भी मेडिकल साइंस इन लोगों को चीज़ों को कर रही है उसको मानना चाहिए, उसको करना चाहिए, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर नहीं कि ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कि नया स्ट्रेन आ गया अब उसके ऊपर नहीं होगा असर। तो मैं नहीं समझता कि सब चीज़ों का। ठीक है पंकज जी, आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव है, उसमें गांव के लोग आके वोटिंग करेंगे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है हर चीज, लेकिन हमने भी देखा है कि कितने सतर्क हैं गांव के लोग। हालांकि ये दावे किए जाते हैं कि गांव तक वायरस नहीं पहुंचा, लेकिन आप नहीं बता सकते। जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल जो हो रहा था कफ कोल्ड की बात हो रही थी कि अगर आपके अंदर आता है, फीवर आता है, तो आपके अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं। अब तो पंकज जी वो भी नहीं आ रहा। तो कैसे पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे कि जो बंदा उस लाइन में लगा हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है या वो पॉजिटिव है? देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए, जब कोरोना 2020 में आया उस समय जो एकदम प्रचंड उस पे था, और उस समय भी आप ये देख लीजिए कि ग्रामीण बेल्ट में कोरोना ने अपने पैर नहीं पसारे। उसका कारण ये था कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता का सर्वाधिक इम्यूनिटी पावर का होना, वो श्रम करना और खान पान को उस तरह से दुरुस्त रखना, वैसे वातावरण में रहना, उसके कारण से उनको कोरोना ग्रैप्स नहीं कर पाया। और आज भी अगर आप देखिए तो कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, शहरी क्षेत्र में ही कोरोना का व्यापक प्रचार प्रसार है। और लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है,
लॉकडाउन अभी आप 2 महीने नहीं 6 महीने लगा दीजिए, 6 महीने बाद भी फिर आप जहां के थे वहीं आ जाएंगे। लॉकडाउन तो विकल्प जैसे है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही जिस आप तरह से अनलॉक GDP अनलॉक गई है। करेंगे, नहीं वो छोड़िए आप, जहां हम जीडीपी की और किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अभी 2 महीना लॉकडाउन लगा दिए, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खोलिए, जहां लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद पुनः केस बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो लॉकडाउन विकल्प नहीं है। जनमानस को पहली चीज मास्क लगाना, मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क से ही आपके नाक और मुंह से ही संक्रमण आपके फेफड़ों तक जाता है। तो अगर आप परमानेंटली मास्क लगा के रखेंगे और आप हाथों को धोते रहेंगे, अगर आप सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो पानी से भी अगर आप रगड़ के हाथ को साफ करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी वायरस आपको संक्रमित नहीं कर सकता। और थोड़ा अपना खान पान दुरुस्त रखें, खान पान को दुरुस्त रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में जाने से बचें। अब सवाल जो ये यहाँ पर जो ये डिस्कशन हो रहा था कि जो पंचायत चुनाव और आम चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी, तो सवाल इस बात का ये देखने का काम चुनाव आयोग का है। इन राज्यों की कमान इस समय वहां के चुनाव आयोग के ऊपर है। उसको जो गाइडलाइन वो देगा उसी पर सारे राजनीतिक दल पालन करेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल की अगर रैली में 5 लाख की भीड़ होती है तो दूसरा राजनीतिक दल उससे बढ़ चढ़ के 20 लाख की रैली करता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक रवैया है, उसमें किसी का जोर नहीं है। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और चुनाव की रैली में तो जाना कार्यकर्ताओं का काम है, आम जनमानस को उससे बचना चाहिए। आम जनमानस अगर उसमें जाता है तो वो मास्क लगा के जाए, हाथ में सैनिटाइजर प्रयोग करके जाए या ग्लव्स लगा के जाए। देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेने पड़ेंगे। और भारत जैसी विशालकाय आबादी में, 130 करोड़ की आबादी में अगर प्रिकॉशनरी मेजर जनमानस ने नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि देखिए, दूसरा स्ट्रेन आ चुका है, दूसरे स्ट्रेन में चीजें पता भी नहीं लग रही। लेकिन अगर आप क्या नाम है मास्क लगा के और हाथों को धो के, हाथों को सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इन सब चीजों का प्रयोग करते रहेंगे, कोरोना आपको नहीं घेर सकता, ये निश्चित समझ लीजिए आप। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस द्वारा लापरवाही की जा रही है। सरकार ठीक है, और सरकार हर तरफ से तत्पर है। सरकार ने देखिए वैक्सीन का इजाद हुआ, सरकार ने उसके लिए वैक्सीनेशन तय कर दिया। 5 करोड़ से ऊपर लोगों को, लगभग 130 करोड़ की आबादी में 4% से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। और भारत सरकार ने अपने पड़ोसी जो छोटे देश हैं उनको वैक्सीन फ्री देने का भी काम किया। पंकज जी, फिर मैं कह रही हूँ जनमानस का तो ठीक है, आप लोग हर चीज जनमानस पर डाल दे रहे हैं कि नहीं, हर चीज डाल नहीं दे रहे। देखिए, लेकिन अगर जान और जहान वो दोनों, आप वो सीधे कह रहे हैं कि या तो हम सरकार काम कर लें या फिर अपनी जान बचा लें। सरकार कोई वायरस नहीं फैला रही है। ये वायरस, मैंने ये नहीं बोला सरकार फैला रही है। ये मानव सृजित, सुनिए, ये मानव सृजित वायरस है। चाइना के वुहान से इस वायरस की उत्पत्ति हुई है और चाइना ने विश्व की महाशक्ति बनने के चक्कर में ये वायरस को फैलाया पूरे देश में। ये साबित नहीं हुआ है पंकज जी, अभी कि ज्यादातर वही चाइना का ही देन है। और चाइना के वुहान से ही सर्वाधिक केसेस आए, क्योंकि वहां मीडिया बैन है, सब कुछ बैन है, और ये चीज नहीं हो पाया। लेकिन क्या नाम है, और आज चाइना की खुद की वैक्सीन, आज चाइना की खुद की वैक्सीन आज कारगर नहीं है। और रहा सवाल, 1 मिनट, और रहा सवाल की दूसरी, कैसे आगे न बढ़े उसके लिए पब्लिक को प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे। अब आग जल रही है, आप कहिए ना हाथ में, उसमें मतलब होली पर पाबंदी और चुनावी रंग में कोई पाबंदी नहीं। सवाल नहीं, चुनावी रंग पे को देखने का काम देखिए उसका चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग उस समय नहीं है, उन राज्यों में सर्वाधिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग अगर उस पर रोक लगा दे कि नहीं आप वर्चुअल रैली करेंगे तो किसी की मजाल है, किसी दल की, कोई नहीं करेगा। तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है। उन प्रदेशों की कमान चुनाव आयोग के हाथ में सर्वनिहित है। तो अगर चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेगा तभी ये चीज रोक लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा सकते हैं। नहीं, दो तरफा बातें हो रही हैं। आप एक तरफ जनमानस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। तो 5 राज्यों की बात हो रही है ना, 5 राज्यों की आपने अपनी बात कर ली ना, मैं आपकी 5 राज्यों की बात कर रहा हूँ। आप बात सुनिए तो, आप सुनिए तो, जनमानस की बात कर रहे हैं। जनमानस में ही कि इस फोरम से मैं जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने कैंडिडेट से कहें कि वो इस तरह की रैली ना करें जिसमें भीड़ भाड़ हो। नंबर 1, देखिए ये नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। वो चुनाव इतना, मेरी बात सुनिए, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ रहा है। चुनाव आयोग नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग की कोई चुनाव आयोग की बात नहीं है। एक आदमी देखिए, सुन लीजिए, 10 दल है मान लीजिए, अगर 10 दलों में जनमानस में नहीं आते हैं क्या बात आप कर रहे हैं? एक दल अपने प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी करेगा, दूसरा दल नहीं गाइडलाइन जारी करेगा। तो मैं सारे गजब की बात कर रहा हूँ। उसका खामियाजा ये देखिए नहीं, उसकी बात, उसकी सीधी चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में सर्वाधिकार सुरक्षित है।
चुनाव केवल आयोग एक अगर ये पार्टी की गाइडलाइन, बात कर रहे हैं, चुनाव लगता है। आयोग अगर ठीक ये है, गाइडलाइन ठीक है, जारी तो कर देगा पंकज तो जी, निश्चित केवल रूप से एक तो आ पार्टी जाएगा। की बात ये कर रहे पक्का हैं, हम समझ एक जाएगा। एक करके पार्टीज की एक बात करके कर रहे प्लीज हैं। बोले आयोग के तो हाथ समझ में में आएगा। सर्वाधिकार है। ठीक है प्लीज। उन 5 राज्यों में चुनाव आप- आयोग ही सर्वोपरि ठीक है। है। आप किसी एक खास नहीं, बात कर उन- रहे हैं, उन आप 5 पंकज राज्यों जी में और चुनाव आयोग मनोज जी सर्वोपरि है, ये जान प्लीज लीजिए। प्लीज 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 डिबेट नहीं तो मैं चर्चा करने के लिए कोरोना पे, क्योंकि इतना ये मामला इतना गंभीर है, इस पे मैं किसी तरह की कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहती हूँ। राजनीति की बात हो रही तो मैं दिलीप जी पर चली जाती हूँ। दिलीप जी, मैं सीधे मैं ये चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से जनमानस की जिम्मेदारी तो है, ठीक है, मैं पूरी तरह से मान रही हूँ जनमानस की जिम्मेदारी है, चुनाव होते हैं तो भी जनमानस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जैसा कि पंकज जी ने कहा कि वहां पर गांव के ग्रामीण जो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, ये उनके अंदर स्ट्रांग है, लेकिन वो किन किन से मिल रहे हैं, उनके अंदर वो जो सिम्टम है और वो कितनी पावर स्ट्रांग है, दूसरों से जो मिल रहा है उनकी इम्यूनिटी पावर क्या इतनी स्ट्रांग है कितनी नहीं, इस पर भी तो नजर बनाए रखनी जरूरी है कि क्या गांव के लोग पलायन नहीं करते हैं। नहीं कीर्ति जी, ग्रामीणों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन वो कोरोना फुल प्रूफ नहीं है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उनको बिल्कुल। कोरोना नहीं होगा। ठीक, ये तब की बात है क्योंकि शहरों में इम्यूनिटी कम होती है, शहरों में ज्यादा फैल रहा है, लोग ज्यादा इन्फेक्ट हो जा रहे हैं और गांव तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, गांव से कनेक्शन भी कम हो पा रहा है, इसलिए वहां नहीं जा रहा है। और रही बात जो चुनावी रैलियों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल 100% सरकार की जिम्मेदारी आती है। सरकार इसी जनमानस का ही पार्ट है। बिल्कुल। सरकार में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसी जनमानस का पार्ट है और सरकार के लिए देश सर्वोहित सर्वोपरि है, इलेक्शन सेकेंडरी है। इलेक्शन को अगर 4 महीने टाल दिया जाएगा जी, तो मनोज इस जी, देश आ पर रहे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वहां राष्ट्रपति शासन है, राज्यपाल का शासन लगा करके भी काम चलाया जा सकता जब है। पंचायत या चुनाव ad को hoc टाल दिया governments जा होती हैं, सकता है तो बाकी और चुनावों को क्यों नहीं टाला जा सकता है। बिल्कुल टाला जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि इस देश में अगर चुनाव 4 महीना नहीं होंगे तो इस देश की गाड़ी नहीं रुक जाएगी। सेंट्रल का चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल के चुनाव चल रहे हैं। राज्यों के चुनाव अगर एडहॉक बेसिस पर गवर्नमेंट वहां जो चल रही थी उसी को दे दिया जाए या राज्यपाल को दे दिया जाए, जो सबसे बढ़िया सिस्टम होता है कि जब कोई गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं होती है तो सारी की सारी पावर उस स्टेट के हेड में या कंट्री के हेड में, राष्ट्रपति या राज्यपाल के हैंड में चली जाती हैं और गवर्नमेंट वैसे ही फंक्शन करती है जैसे कर रही होती है। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो इस इमरजेंसी की सिचुएशन में इस तरह की रैलियां नहीं होनी चाहिए। ये जनमानस के विरुद्ध काम हो रहा है, देश की जनता के विरुद्ध काम हो रहा है। जो पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की लॉयल्टी में वहां जा रहा है वो पार्टी का कार्यकर्ता भी तो इन्फेक्टेड है, हो सकता है, और अगर वो इन्फेक्ट होकर के जाएगा तो वो समाज में सबको फैलाएगा, क्योंकि वो ये गारंटी नहीं कि वो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है उसी पार्टी के कार्यकर्ता को कोरोना का वायरस देगा। वो अपने घर में लेके जाएगा, अपने मोहल्ले में लेकर के जाएगा, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में लेकर के जाएगा और कहीं भी फैला सकता है। और चुनावी रैलियां जो होती हैं वो वर्चुअली हो सकती हैं, जब सारे काम वर्चुअल हो सकते हैं। सरकार की खुद ये गाइडलाइंस जब पहली बार आई थी कि वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, ऑफिस में 50% लोग काम करेंगे। आप सरकारी कार्यालयों के लिए ये गाइडलाइन जारी कर देते हैं कि 50% आदमी काम करेगा, लेकिन चुनावी रैलियों में 100 नहीं 200% आदमी आए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी बातों में। आप चुनाव में देखिए, अभी बंगाल के चुनाव में 80% तक वोटिंग हुई है। ठीक, आप यहां पर ई वोटिंग भी करा सकते थे। आप ई वोटिंग मत कराइए, लेकिन आप ई रैलियां तो कर सकते हैं। आप जनमानस को संबोधित करना चाहते हैं। आज की डेट में हम खुद ही कहते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजिकली इंडिया डेवलप कर रहा है, हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं तो इस डिजिटल इंडिया का उदाहरण एक दूसरे पर आरोप पर लगने लग जाते हैं। केंद्र की सरकार पर आरोप लगता है, राज्य की सरकारें कहती केंद्र सरकार लगाए उस पे, फिर चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी चली जाती है कि वो गाइडलाइन जारी करेंगे। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मैं पहले उनकी सुन लेती हूँ। ठीक है दिलीप जी, मैं आ रही हूँ। मनोज जी कुछ कह रहे थे, मैं उनकी सुन लेती हूँ। जी मनोज जी, क्या कहना है आपका? मेरा दृष्टिकोण थोड़ा मुख्तलिफ है। देखिए, जैसे गांव की बात हुई कि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है जो स्ट्रेन आया है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, गांवों में कम क्यों थे? इसलिए क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं है, वो उनके यहाँ न बाहर से कोई आ रहा है ना वो कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर पहले भी था, अभी भी वहाँ पर कम है। दूसरा, मैं पंकज जी से माफ़ी चाहूँगा, मैंने सारी पार्टी से मेरा गुजारिश है, शासन प्रशासन से गुजारिश है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है, किस तरह से क्या करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल एक डॉक्टर होने के नाते मेरी अपने समझ से जो मैं कह रहा हूँ कि जो भी रैलीज कर रहे हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, कोई मंत्री है, कोई
बड़ा नेता है, कोई एक्स एमएलए है, एक्स एमपी है, एक्स प्रधान है, वो सब लोग अपनी रैली में इस तरह से करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो उसमें क्या है, उसमें आप जागरूकता भी डालें। आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे लोगों में जागरूकता भी जाएगी। उसके अलावा आपका एक बूथ प्रबंधन होता है, जो मैंने पेपर वगैरह में पढ़ा था, वहाँ पर आपके अपने अपने एक ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान रखें। उनको होना चाहिए कि वो पब्लिक को सैनिटाइज भी करें और अपने पार्टी का काम भी करें। तो इससे ये है कि पार्टी का भी काम होगा, शासन प्रशासन का भी काम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई चीज़ रोकिए, लेकिन हर चीज़ एक तरीके से, जैसा स्थिति है, जैसी परिस्थिति है। भाई बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें ये था, जैसा देश वैसा भेष, जैसा समय है उस हिसाब से आप करिए। हर चीज़ पहले की तरह तो नहीं हो सकती। अब आपने ये कहा वर्चुअल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्चुअल हो सकती हैं और होलोग्राम हो सकता है कब, लेकिन उसमें खर्चा बढ़ जाता है। चुनाव आयोग ने एक खर्चा एक सीमित कर रखा है, तो शायद सबके लिए ये चीज़ संभव ना हो पाए, जैसे इंटरनेट, वाईफाई, ये सब चीज़ें समस्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें अगर कोशिश करे, जो टॉप पर बैठा हुआ है, यानी कि जो प्रत्याशी है, जो कर रहा है, या उसके और बाकी बड़े नेता हैं, वो इस चीज को प्रबंधन कर सकते हैं। तैयारियां और ये सूझबूझ सबको दिखानी जरूरी होती है। मैं सिर्फ एक सरकार पर या एक सत्ता पक्ष विपक्ष पर नहीं बोल रही हूँ, ये सबकी सूझबूझ है, क्योंकि जनमानस में सब लोग आते हैं और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि कोरोना एक इंसान को नहीं हो रहा है, अगर वो वाया सब पे फैल रहा है तो ये भी जिम्मेदारी। लेकिन मनोज जी एक बार बताइए ना, आप ये कहा जाता है कि सबकी जिम्मेदारी, नाइट कर्फ्यू क्या सोल्यूशन है? संडे को लॉकडाउन लगा देना, क्या ये सोल्यूशन है? रात को कोई बहुत कम लोग निकलते हैं, हाँ छुट्टियों में संडे को लोग ज़्यादा निकलते हैं, वो सब है, लेकिन ये वही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कोई भी चीज़ सरकार अगर नियम कानून कर रही है, उसको फॉलो हो, मशीनरी इस चीज़ को देखे कि वो चीज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, और पेपर पर कर दिया है केवल, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मनोज जी 3 मई को तीसरा लॉकडाउन लगा था, उसके बाद वहां पर 40,000 कुछ केसेस थे और अब 50% से भी ज्यादा आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो लॉकडाउन हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी गई है वो दोबारा हम लोग ने देखा था, पलायन भी देखा हम लोग ने, लोगों का किस तरह से स्थिति बिगड़ी, नौकरियां गई, लोगों के बिजनेस बंद हुए, एक बार फिर से पटरी पर आ रही है। तो लॉकडाउन तो दूर दूर तक इंसान सोच ही नहीं रहा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू, संडे लॉकडाउन, ये सब भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से। सोल्यूशन देखिए, मोटे तौर से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन केवल यही है, जो जहां बैठा है वो अपनी जिम्मेदारी इस चीज को देखते हुए ध्यान से करे। बहुत सिंपल है। अगर आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं तो जो आपकी मशीनरी है उस चीज को देखे कि नाइट कर्फ्यू का जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और अगर आप वीकेंड्स पर अगर आप लगा रहे हैं तो वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं जी। तो ये चीज कहना है कि लॉकडाउन तो डेफिनेटली कोई इसका हल नहीं है और उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि खुद जागरूकता नहीं आएगी और मशीनरी सही से काम खुद नहीं करेगी, अपनी जिम्मेदारी नहीं करेगी। ये सबको मिलकर करना है, किसी एक पर आप नहीं कर सकते, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, पार्टी हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, मैं किसी के लिए नहीं है। ये अंदर से एक चीज़ आनी चाहिए हर इंसान में, जो जहाँ बैठा है। भाई अगर सत्ता में है उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं, वो उस पावर का इस तरह से सही इस्तेमाल करें। विपक्ष है तो विपक्ष में वो उनकी अपनी पार्टी का पूरा लाइनअप है। स्टार्टिंग में दिखाई जा सकती है, लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो चुनावी रैलियों में भी केंद्र सरकार के द्वारा वो गंभीरता दिखाई जा सकती है और ऐसा कड़ा कानून उसके खिलाफ भी बनाया जा सकता है। मेरा मानना ये पर्सनल है। पंकज जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये लगता है आपको कि लोगों के मन में ये घर कर चुका है अब तो हमें कोरोना हो नहीं सकता, या हो भी जाएगा तो अब क्या ही कर ले, क्योंकि जाना तो है ही, काम करने निकलना है, लोगों से इंटरेक्शन होना ही होना है। तो ये मानसिकता कैसे बदली जाए लोगों की? देखिए, जब से वैक्सीन आई है लोगों के अंदर एक ये संदेश घर कर गया है आम जनमानस में कि वैक्सीन आ गई मतलब एक दवा आ गई इसकी। अभी तक जैसे ये था कि इसकी कोई दवा नहीं,
अब लोगों में एक ये चीज आ गई कि एक दवा आ गई है, हम वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लोगों में एक ये चीज हो गई, इसके चलते लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी। बहुत से लोग और ऐसे वर्ग के बहुत से लोग हैं जो कोरोना को मानते ही नहीं थे, जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, उन्होंने कोरोना को माना ही नहीं। लेकिन जब वही लोग संक्रमित होकर अस्पताल पहुंचे और जीवन के मौत से संघर्ष करने लगे, तब उन्होंने माना कि नहीं कोरोना भी है। लेकिन अगर आप क्या नाम है, सिर्फ आप मास्क लगा के रहें और हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको जो आज के वातावरण में, आज के क्लाइमेक्स में, वातावरण में जो चीजें चल रही हैं, आपको कोरोना नहीं टच कर पाएगा, ये निश्चित समझ लीजिए। लेकिन परमानेंट मास्क लगाना, इन सब चीजों का पालन आम जनमानस को करना पड़ेगा। और ये आप सोचिए कि वैक्सीन कोई विकल्प नहीं है कि वैक्सीन लगा ली। वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा। और रहा सवाल जो अभी कहा गया कि जैसे वहां के पीजीआई के डॉक्टर और उनकी वाइफ को हो गया, तो वो किन लोगों के संक्रमण के लोगों के संसर्ग में आए, किन लोगों के संपर्क में आए, इस बात का तो खुलासा हुआ नहीं। इस बात का तो बहुत जोर शोर से प्रोपेगेंडा हो गया कि उनको डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है उनको कोरोना हो गया। लेकिन वो किन किन लोगों के संपर्क में आए, कौन कौन लोगों के संपर्क में हो रहे कि जिनके चलते उनको संक्रमण हुआ, इस बात की तो किसी को जानकारी नहीं है। और इस बात नहीं, इस बात देखिए, अगर उनके यहाँ सुन लीजिए, अगर उनके यहाँ कोई काम करने वाला है या उनका ड्राइवर है या और भी जितने जो भी स्टाफ है, सवाल ये नहीं उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने दोनों डोज लगाने के बावजूद वो संक्रमित हुए। एक बात समझ लीजिए, कैसे हुए, वो तो किसी न किसी जरिया तो कोई ना कोई रहा होगा। 5 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद, देखिए पंकज जी, आप जरिया तो बता ही नहीं सकते क्योंकि सरफेस में भी कोरोना मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.1% लोगों को भी अगर ये वैक्सीन कारगर नहीं हुई होती तो कहा जाता। अब अगर एक आध दो केस अगर किन्हीं कारणों से उनके किसी संपर्क में, संसर्ग में, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, तमाम चीजों के कारण अगर उनको वो कोरोना हो गया है, तो ये चीज भारत में तो मसाला खा के भी लोग रोड पे थूकते हैं। और दूसरी चीज समझ लीजिए, संक्रमण का पता लगाने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि वैक्सीन जब आई तो वैक्सीन के लिए पहले ही से कहा गया था कि ये 70% 80% तक कारगर है, तो ये पहले ही से इस बात की घोषणा की गई थी। लेकिन तब भी आम जनमानस को अपने लिए अपने प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे। अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेंगे तो आपके लिए ये घातक सिद्ध होगा। ये सीधी सी बात समझ लीजिए। अमेरिका इसका साक्षात प्रमाण है। अमेरिका में लॉकडाउन लगा, लोगों ने उसका अनुपालन नहीं किया, तमाम चीजें हुई, लोगों ने मास्क नहीं लगाया और बहुत बुरा हाल हुआ। और आज बुरा हाल है वहां पे। वहां पर टेस्टिंग जबरदस्ती करवाई गई घर घर जाके, उसके बावजूद देखा क्या हाल है। ब्राजील में देख लीजिए बहुत बुरा हाल है। और अमेरिका में ये हाल हुआ कि रात भर स्टेडियम के बाहर लोगों ने खड़े होकर जो है वैक्सीन है वो अपना जांच करवाई है। बिल्कुल, लोग इतना दहशत गर्ज हो गए। तो ये चीज इंडिया में नहीं है। इंडिया के लोग अगर सिर्फ मास्क लगा के रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर अपना हाथों को साफ करते रहे, तो ये निश्चित समझ लीजिए इस बड़ी महामारी से बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, लोग जो है कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि थक चुके हैं, इन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं? क्योंकि एक साल जिस तरह की कंडीशन और जिस तरह की स्थिति देखी है लोगों ने, वो परेशान हो चुके हैं। अब कीर्ति जी, इसको साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन इतनी भी परेशानी नहीं है कि आदमी का जीवन रुका जा रहा है। जहां आदमी को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकलना है, काम धाम के लिए निकलना है, वहां तक तो बात सही नजर आती है कि वो मजबूरी है, वो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने भी सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं। गवर्नमेंट की कोई भी कंप्लायंसेस, अगर मैं लीगल कंप्लायंसेस की बात करूं या जो भी कंप्लायंसेस व्यापारियों को या आम जनता को करनी होती है, उन कंप्लायंसेस में कहीं कोई एक्सटेंशन नहीं है। वो सारी की सारी कंप्लायंसेस अपनी जगह पर हैं। आपको हाउस टैक्स भी टाइम से देना है, वाटर टैक्स भी टाइम से देना है, बिजली का बिल भी टाइम से देना है। तो ये सारा देना है, तो उसके लिए आदमी को पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, और पैसे कमाने हैं तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो ऑटो वाला है, अब ऑटो वाला अगर अपने ऑटो में 3 सवारियों की जगह है तो 3 ही सवारी बैठा के चलाएगा तो ही उसका मुनाफा निकल के आएगा। अगर वो 1 सवारी को लेकर के चलेगा तो उसका प्रॉफिट कैसे आएगा? वो तो और नुकसान में चला जाएगा। इसी तरीके से चाय का ठेले वाला है या सब्जी वाला है, वो अगर कहते हैं कि मैं एक एक आदमी को सामान बेचूंगा तो वो दिन में अपना पेट भरने का पैसा नहीं निकाल पाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए काम पे जाना, बाहर जाना ये मजबूरी है, उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, जो अपने फन के लिए पार्टियां कर रहे हैं या सोशल गैदरिंग कर रहे हैं या समाज सेवा के नाम पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं,
उनको अवॉइड किया जा सकता है, वो अवॉइड हो जानी तो चाहिए। इसीलिए मेरा सरकार की दिलीप तरफ से जी जो प्रश्न इसीलिए था ना, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चुनाव को संपन्न कराने में कितनी चुनौतियां हैं आज के टाइम में, ये भी तो देखना अहम है। नहीं, इस तरह की मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और मेरा भी यही मानना है कि इस तरह की जो चुनावी रैलियां हैं उनको फिलहाल रोका जा सकता था। इस संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए उस चुनावी रैलियों को, जैसे पहले भी ई मोड पर होता था, और आज भी देखिए प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कई सारे इनॉग्रेशन ई पोर्टल पे ही कर रहे हैं। जी, और पीछे जब लॉकडाउन था तो बहुत सारी रैलियों को संबोधन ई मोड में ही हुआ था। वो आज भी हो सकता है, और आज भी हो सकता है, और आप अपनी कार्य प्रणाली को उसी ई और मोड पर कहीं ना चला कहीं सकते हैं। सरकार को और ट्रैकिंग टेस्टिंग पर जोर देने की जरूरत है, ये मेरा भी मानना है कि नहीं, वो आप तो ये देना नहीं कर पड़ेगा। सकते देखिए, कि हम सारे जबरदस्ती टेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको, मेरे ये व्यक्तिगत मानना ये है कि आपको उस पर जोर देने की जरूरत है इस समय, क्योंकि किसके नहीं, अंदर तो देखिए, सिम्टम्स के मैं बिना भी कोरोना है नहीं है ये तो पता नहीं चल रहा। जिसके अंदर सिम्टम नहीं है वो टेस्टिंग नहीं कराने जाएगा। कीर्ति जी, मैं टू वे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं, मैं अपनी भी जिम्मेदारी मानता हूं कि मुझे भी ये सारे काम करने हैं, मुझे भी टेस्टिंग कराने जाना लेकिन चाहिए, दिलीप मुझे जी, भी आपके अंदर अगर वैक्सीन। सिम्टम्स नहीं है तो आप टेस्टिंग कराने जाएंगे क्या? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तो जाऊंगा डेफिनेटली। अगर मुझे कोई परेशानी नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये टेस्टिंग और लेकिन ट्रैकिंग की ये जो रेंज है वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ये काम सरकार का ही है। और मैंने कहा ना कि हमारी एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग ये होती है कि जब तक हमारे ऊपर कानून का डंडा नहीं चलता है तब तक हम बिल्कुल। बहुत सारी चीजों का पालन नहीं करते हैं। तो हमारे ऊपर टेस्टिंग की मजबूरी डाली जाए, वो सरकार की। देखिए, वॉलेंटरी हम इसलिए भी नहीं जाते हैं कि हम प्राइवेट में जाएंगे हमें 1600 रुपया देना पड़ेगा, या हम सरकारी में जाएंगे तो हमें पूरा दिन लाइन लगानी बिल्कुल। पड़ेगी, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और अगर हमें नहीं है, पता लगा हम हॉस्पिटल चले गए, वहां से हमें संक्रमण पकड़ लेगा। तो बहुत सारे डर भी हैं, बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। इन सारी चीजों का इलाज सरकार कर सकती है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सरकार की हर चीज में उसको कोऑपरेट मेरे करें। पास दिलीप अगर जी समय सरकार की कमी है तो मैं लास्ट एक रिव्यू लेना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं आप सभी से कि कोरोना को देखते हुए किस तरह से क्या पालन करना जरूरी है लोगों के लिए, और किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, मैं लोगों और को सिर्फ यही संदेश जनमानस देना को नहीं, चाहता हूं पॉलिटिकल कि पार्टीज को भी इसमें इन्वॉल्व जी। मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन मेरी भी है, और एज ए सिटीजन उस मिनिस्टर की भी है, उस एमपी की भी है, प्रधानमंत्री जी की भी, और सबकी की है। तो एज ए सिटीजन मुझे जो जिम्मेदारियां निभानी है वो मुझे निभानी चाहिए, और एज ए गवर्नमेंट जो सरकार का काम है वो करना चाहिए, और दोनों के कोऑपरेशन से ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है पंकज जी। देखिए, सर्वप्रथम तो सरकार को अपना वैक्सीन इसका जांच, कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जांच की ओर कंपेल करके अग्रसर करना होगा, कि जिससे जांच का दायरा बढ़े और लोगों को जानकारी हो सके, लोगों में अगर कोरोना की कहीं से वो है तो उनका इलाज प्रॉपर हो सके। और दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप देखिए जो केसेस निकल रहे हैं इसमें उसमें उन 5 राज्यों के केसेस बहुत कम है। ये भी बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर 60,056 अभी समय वर्तमान में 56,000 केसेस निकले कल, 56,000 केसों में आप देखिए तो 60 से 70% केस महाराष्ट्र के हैं, और अन्य राज्यों की अगर आप देख लीजिए तो केसेस बहुत कम है। और महाराष्ट्र से 8 से 10 जिलों के सर्वाधिक वहां पर सर्वाधिक क्या नाम है केसेस निकले हैं। यूपी में लखनऊ भी सबसे ऊपर ही चल रहा है। ये भी है नहीं तो वो अगर आप ओवरऑल यूपी का ग्राफ देखिए तो ऐसा नहीं है कि बहुत भयावह स्थिति यूपी की है। यूपी 24 करोड़ की आबादी वाला देश है, 24 आबादी वाला प्रदेश है, तो ऐसा नहीं है। यूपी में खुद ही प्रिकॉशनरी मेजर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार ने हाई अलर्ट जोन पर रखा हुआ है, सब कुछ व्यवस्था रखी हुई है, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक देखिए, सर्वप्रथम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक अगर जागरूक नहीं होगी तो इससे ये चीजों पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है कोरोना पे। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है मनोज जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आपने कहा टेस्टिंग सरकार को बढ़ानी चाहिए, कहाँ बढ़ानी चाहिए, किस जगह करनी चाहिए। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है रैंडम वहाँ पर करे, साथ में पुलिस हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी जगह जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है सरकार को वहाँ पर इस तरह के इंतजामात कराने होंगे कि वहाँ भीड़ ना इकट्ठा हो नहीं पाए, लोग फैल कर रहें। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल लोगों को निकलना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है जी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को
आप जो हैं इस तरह के, जैसे इलेक्शन कमीशन है वो कह सकता है कि भाई 10 की जगह आप 2 ही रैली करोगे, 3 ही करोगे और वर्चुअल करोगे, वहाँ हम इंतज़ाम कर देते हैं, आप इस तरह से करोगे। मेरे हिसाब से हर चीज़ संभव है, लेकिन अब क्या आप मुझे बताइए, इतने लोग, हम लोग 4-5 लोग मौजूद हैं, कितने लोगों ने कितनी बार और लोगों से कहा कि तुम भी मास्क लगाओ? किसने कहा बताइए? तो हम लोग तो टोकते रहते हैं। नहीं, As a being a journalist, मैं एक हम जनरल लोग तो बात लोगों से कर रहा टोकते रहते हैं हूँ। आप कहीं कि बाजार मास्क में लगाइए। गए, किसी ने नहीं अगर हमारे लगाया कोई हुआ है, परिचित हमसे बात कर रहा है तो कह देते हैं भाई हम तो बिना मास्क लगाए बात नहीं किसी में करते, आप कह जा देते रहे हैं, हैं, टोक देते हैं। मैं आपकी इन जनरल बात कर नहीं, रहा हूँ। पब्लिक आप से मैं हर नहीं कह चीज- सकता, पब्लिक आप से हर चीज अपने ऊपर क्यों नहीं अभी लेते? नहीं, अपने ऊपर ले नहीं लेते हैं। अभी आपने ये कहा कि हम लोग 4 लोग हैं, हम इन लोग किसको कहते हैं, उस बात का मैं ठीक है, प्रश्न का बहुत जवाब अच्छी दे रहा हूं। बात है, उस 2 हो प्रश्न का गए। मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई 2 हो गए हाँ, कि 2 लोग हो गए लेकिन ना, आम जिन्होंने पब्लिक को हम टोक नहीं सकते। आम ठीक है, पब्लिक को बोलेंगे ठीक तो है, पब्लिक बिल्कुल, बहस कर पंकज सकते कह हैं। जी, ठीक सकते है। हैं। मनोज जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं, और हम ये अपनी जरूरत भी समझते हैं कि हमें लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि हमें खुद का बचाव करने से पहले बिल्कुल। दूसरों का बचाव करेंगे तभी हम खुद को बचा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि मास्क और सैनिटाइजेशन और उस तरह की सारी चीजें करने के बाद भी जब आप कोरोना की चपेट में आते हो तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल भी टूट जाता है। तो ये भी सच्चाई है जो हमने इन बीते 1 सालों में देखी है कि जिस तरह से स्थिति दर स्थिति लोगों ने उस चीज को अपनाया। तो ये भी जरूरी है कि हम कड़ाई से पालन करें और ट्रैकिंग टेस्टिंग पर जोर दें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वॉलेंटियर करके हमें ट्रैकिंग टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर स्थिति अभी उतनी भयावह नहीं हुई है, लेकिन उससे उतना भयावह ना हो उसको लेकर भी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। लखनऊ में भी स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है। तो बहुत जरूरी है इस पर एक बार फिर सरकार को कोई ना कोई कड़ाई से कदम उठाना है। वो लॉकडाउन नहीं हो सकता तो वो ट्रैकिंग और टेस्टिंग हो सकता है। क्यों मनोज जी? टेस्टिंग भी हो सकती है और जो है शासन प्रशासन सख्ती जगह जगह पर कर सकती है, जहां पर इकट्ठा हो रही है भीड़ उन पर हो सकती है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सख्ती हो सकती है, जगह जगह कैमरा लगाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि सरकार जो भी आदेश करे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आदेश करते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से सब करते हैं। क्या क्रियान्वयन उनका हो रहा है, उसका उनको फीडबैक खुद अपनी आंखों से या अपने विश्वस्त सूत्रों से बहुत है। जरूरी है। उनको क्या वो लोगों ने जिसने कहा उसकी बात मान लेते हैं, हेयर से मान लेते हैं, या वाकई उन सब चीज़ों का है? ये हमारे जो भी टॉप पर लोग बैठे हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आदेश वो हो रहा है कि पालन की नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे दिलीप यशवर्धन, साथ ही डॉक्टर मनोज गोविला हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना को लेकर किस तरह से वेरिएंट जो है वो सेकेंड स्टेज पर आ चुका है और अब जो स्थिति है वो और भी भयावह होगी, क्योंकि अभी पीक पर कोरोना नहीं पहुंचा है सेकेंड वेरिएंट। मैं आपको फिर चेता रही हूं और ये मेरा मकसद है इस प्राइम डिबेट के जरिए आप लोग को डराना नहीं है, सिर्फ आपको एक बार आगाह कराना है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब सिम्टम ना होने के बावजूद भी लोगों के अंदर कोरोना असर कर रहा है। और जिस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया गया पत्रकार का, वो सिर्फ इसलिए था कि आप उससे ये समझ सके कि ये डायरेक्ट अटैक करता है आपके लंग्स पर। तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा प्रयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए सतर्क करते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।